जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। खिटका के देख रहा हूँ। IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कई टॉपिक आएंगे, कई जाएंगे, आगे 16 इधर ही है। आलू। अच्छा जी सुने, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? नॉर्मली लैंड और बिल्डिंग, या बोथ भी हो सकते हैं, लैंड और बिल्डिंग, या ये इकट्ठे भी हो सकते हैं। ठीक है, लैंड और बिल्डिंग। आपके पास एक प्लाजा है, ठीक है। आपका वो प्लाजा जो आपने बनाया है या ख़रीदा है, उसके कुछ मकासद हो सकते हैं। कोई मकसद बताएं। आपने भाई ये प्लाजा ख़रीदा, क्या नाम है आपका? नहीं, जुनैद खान ने प्लाजा ख़रीदा है। किस लिए ख़रीदा होगा? पैसे कैसे आएंगे? रेंट पे चढ़ाएंगे। अच्छा, इन्होंने रेंट पे चढ़ाना है जी, ठीक है। हजरत क्या नाम है आपका? अबरार भाई, आपने भी एक प्लाजा लिया, आपने किस लिए लिया? अब उसका मकसद नहीं बताना, नकल नहीं करनी, ठीक है ना? हाँ, सर को बेचने के लिए? चलो बेचने के लिए बोला ना। हाँ भाई कह रहे हैं मैंने इंस्टीट्यूट को प्लाजे में खोलना है तुमने। भाई ने यूज करना है। भाई ने भी एक बात की, इन्होंने अपने बिजनेस में इसको यूज करना है। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी खोलना है इन्होंने, ठीक है। तो जुनैद खान ने प्लाजा किस लिए लिया या बनाया? किराए पे देने के लिए। अबरार भाई ने यूज करने के लिए। प्लाजा आपने भी ले लिया जी। को शॉपिंग मॉल में भी किराया ही आएगा, मकसद कॉपी हो रहा है। बेचना भी तो हो सकता है, बेचना भी तो हो सकता है। क्या नाम है तुम्हारा? हैं? नहीं, आपने कहा है बेचना, किसने बोला? हाँ, हसीब भाई का प्लाजा है। प्लाजा कैंसिल, आपका कैंसिल प्लाजा, ठीक है जी। हसीब ने प्लाजा खरीदा है, उसमें जो दुकानें, जो दफातर, जो अपार्टमेंट्स हैं, उनको बेचेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक है, और ओनर भी खुद ही है उसका, ठीक है। तो अब प्रॉपर्टी में डीलिंग करेगा। तो प्रॉपर्टी, हसीब भाई की प्रॉपर्टी किस लिए? फॉर सेलिंग। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इसको क्या करेगा? सेल। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है? इसका काम यही है, ठीक है, इसका काम ही यही है। तो इस बंदे का जो प्लाजा है, उसमें जितनी दुकानें, जितने दफातर, जितने अपार्टमेंट्स हैं, हसीब का, तो ये दुकानें, दफातर, ये जो प्रॉपर्टी है, ये इसके लिए क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी बेटा? इन्वेंट्री। कार एक व्हीकल एक फिक्स एसेट बनने वाली चीज़ है, लेकिन कार शोरूम वाले के लिए वो क्या है? इन्वेंट्री है। ऐसे ही मेरे आपके लिए शायद वहाँ का दफ्तर, वहाँ की दुकान, वहाँ का अपार्टमेंट एसेट बनेगा जब मैं खरीदूंगा, लेकिन हसीब के लिए वो क्या है? इन्वेंट्री। कभी किसी सोसाइटी के दफ्तर जाए ना, कहीं जी मैंने प्लॉट लेना हो, कहेंगे सर ज़रा इन्वेंट्री चेक कर लें। क्या मतलब? कौन कौन से प्लॉट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी इसने फॉर सेलिंग पर्पज रखी हुई है हसीब ने, ये कहलाएगी IS2 की इन्वेंट्री। इस पर कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? अच्छा चलो, तो ये ज़रा 1 बाय 1 करते हैं। पहले हसीब वाली एग्जांपल पकड़ लेते हैं, ठीक है जी। हसीब वाला प्लाजा जो है, इन प्रॉपर्टी हमने ली है किस लिए? फॉर सेल, फॉर सेलिंग पर्पज कर लें, फॉर सेल या फॉर सेलिंग पर्पज। इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है जी। तो हसीब के इस प्लाजा पे IAS2 इन्वेंट्रीज लगेगा। इन्वेंट्री जिसके अंदर हसीब का प्लाजा में
जो उसकी दुकानें, जो दफातर, जो अपार्टमेंट्स हैं या इसकी सोसाइटी में जो प्लॉट्स हैं वो सब लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रखे जाएंगे। बिल्कुल वही, सेल करेगा तो कैश डेबिट, सेल क्रेडिट, और साथ ही कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, जितने का इसने प्लाजा बनाया होगा वो कॉस्ट उसको, तो वही वाली एंट्री जो बचपन में आप इंट्रो में सीख कर आए हैं। ठीक है, ये मैंने नहीं पढ़ाना, ये तो बताना था सिर्फ। ठीक है, इस पे लगेगा जनाब IAS2 इन्वेंट्रीज का स्टैंडर्ड, इन्वेंट्रीज IAS2। कोई मसला? अच्छा, उसके बाद अबरार था। अबरार किधर गया? अबरार ने किस लिए लिया था ये? यूज करने के लिए, अपने बिजनेस में यूज करने के लिए। तो इस प्रॉपर्टी का एक मकसद और भी हो सकता है, वो है फॉर यूज इन, हाँ बस ऐसे ही लिख ले मिलकर, फॉर यूज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अपने बिजनेस में इस्तेमाल करेगा। जैसे कि हेड ऑफिस बना लें, जैसे कि हमने ये प्लाजा जो है, जो अबरार भाई का प्लाजा है, इनकी फैक्ट्री तो रायविंड रोड पे है, इनकी फैक्ट्री तो पत्तों की में है, भाई फेरू में है, लेकिन उन्होंने हेड ऑफिस कहाँ बनाया हुआ है? ये फैसल टाउन में या गार्डन टाउन में कहीं पर एक मार्केट है, उसके अंदर एक प्लाजा है, वहाँ पे इनका कमर्शियल एरिया के अंदर एक दफ्तर है। तो फिर ये क्या है? ये प्रॉपर्टी फॉर यूज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। किस लिए जी? ये किस लिए थी? फॉर सेल। और ये क्या है? फॉर यूज। तो जो एसेट आप यूज करते हैं उसको आप आज तक क्या कहते आए हैं? बिजनेस में यूज करते हैं। IAS 16 का प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, ये मैंने फैक्ट्री लगवाई है ताकि अलग करूं उसको, ठीक है ना, वरना आपने अगर इंस्टीट्यूट खोलना है तो वही आपका, वो भी प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट ही है, वो आपका लैंड एंड बिल्डिंग आपके PPE के नोट में नज़र आएगा। ठीक है, लेकिन मैंने ज़रा आपका बिजनेस बड़ा किया, आपके PPE के नोट के अंदर प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल, ये सब चीज़ें आ रही होंगी, और लैंड एंड बिल्डिंग भी होगा जिसमें आपका हेड ऑफिस है। फैक्ट्री बिल्डिंग भी हो सकती है, हेड ऑफिस बिल्डिंग भी हो सकती है। तो लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी अगर फॉर यूज इन बिजनेस है तो इस पर आपका IAS 16 लगेगा, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, IAS 16। ये भी मैं नहीं पढ़ा रहा, ये आपने इंट्रो में पढ़ा था, ये हम अब तकरीबन पढ़ चुके हैं, सारे ही पढ़ चुके हैं, और छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं बस FAR 1 के अंदर। ठीक है, नई चीज़ क्या है? नई चीज़ है, कौन था तीसरा बच्चा, कौन था? जुनेद खान। जुनेद खान ने जो प्लाजा लिया वो किस लिए लिया है? वो रेंटल पे देने के लिए। अच्छा, साथ ही साथ इसका मकसद एक और भी होगा, यानी कैपिटल एप्रिसिएशन लेना चाह रहा है आपको। वो कह रहा है कि जी प्रॉपर्टी है फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है जी? किस लिए है? फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, और ये फॉर ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, चलो खैर, और रेंटल टू अदर्स भी कह रहे हैं बच्चे लिखे, या ये दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, और बोथ। क्या मतलब? इस प्रॉपर्टी का मकसद क्या है? बेचना, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचना, शॉर्ट टर्म के अंदर बेच देते हैं? नहीं, वो तो इन्वेंट्री कहलाता। क्या अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, दूसरों को रेंट पे दिया हुआ है, या इसलिए खरीदी है ये प्लॉट, इसलिए खरीदा है इसके अब्बा जी ने कि कल को इसको जो आला तालीम हासिल करने के लिए ज़रूरत पड़ेंगे पैसे, या इसके ब्याह के लिए प्लॉट रख लेते हैं फिर बेचेंगे। तो ये किस लिए इसके अब्बा जी ने वो प्लॉट लिया है? फॉर यूज़ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, वो खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है, और वो कारोबार नहीं करते हैं ये प्लॉट्स का कि वो इन्वेंट्री के तौर पे ख़रीद के रखा हो, उसके ऊपर पट्टी लगी है बराए फ़रोख्त, राब्ता नंबर, ये नहीं, बल्कि उसके ऊपर पट्टी लगाई उन्होंने, ये जायदाद बराए फ़रोख्त नहीं है, रखा हुआ उन्होंने। आज से 8 साल, 10 साल, 15 साल के बाद जाकर इसकी कीमत बढ़ जाएगी तो मैं कैपिटल एप्रिसिएशन लूँगा। ठीक है, या किराए के ऊपर देने के लिए रखिए कि चलो यार किराया आता रहेगा, तो फॉर रेंटल, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। अगर इन मकासद के लिए प्रॉपर्टी है तो ना तो ये IAS 2 की इन्वेंट्री है, ना ही IAS 16 का प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट है, बल्कि ये IAS 40 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। क्या है जी? IAS 40 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी।
तो ये हमने शुरू करना था आज, कर लिया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड है IAS 40, ठीक है जी। अब इसको हमने पढ़ना है। तो जैसे कि आपको पता है हर स्टैंडर्ड में आपकी लड़ाई क्या चल रही होती है, इनिशियल रिकग्निशन कब रिकॉर्ड करें, फिर इनिशियल मेजरमेंट किस अमाउंट पे करें, फिर सब्सीक्वेंट मेजरमेंट बैलेंस शीट डेट पे क्या करें, ठीक है। तो इनिशियल मेजरमेंट हमेशा की तरह इसमें भी एट कॉस्ट। कॉस्ट में क्या कुछ होता है इंशाल्लाह वो मैं थ्योरी में पढ़ाऊंगा। वैसे सादा बात वही वाली, परचेज प्राइस लेस डिस्काउंट्स रिबेट्स वगैरह, और ऐड कर देंगे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। होंगी ज़रा कम, क्योंकि प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी इसको ट्रांसपोर्टेशन करके भी कहीं से नहीं लाना पड़ेगा। आज भी प्रॉपर्टी हम लैंड एंड बिल्डिंग लेके जा रहे हैं, ये ट्रैक्टर पे रख के, कहाँ है लैंड एंड बिल्डिंग जा रहा है जी, हम लेके आए। ये लैंड एंड बिल्डिंग हमने वो काड़े से खरीदी है और जो हम लाहौर में ले आए हैं, ठीक है। ये लैंड वहाँ से उठा के ले आए हैं, नहीं ऐसा तो नहीं ना होता। तो नॉर्मली ये कुछ खर्चे कम हो जाते हैं, पर होते हैं। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में क्या चीज़ें आएंगी, एक तो वो पैसे जो हमने इस प्रॉपर्टी के पे किए, फिर उसके बाद कोई लीगल कॉस्ट थी, कोई स्टैंप ड्यूटी थी, कोई ट्रांसफ़र फीस थी, इस तरह के कुछ ज़रूरी खर्चे स्टैंडर्ड में जाकर पढ़ेंगे। तो बहरहाल सादा बात, कॉस्ट में क्या आएगा वही परचेज प्राइस और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ठीक है। बल्कि इससे पहले इनिशियल रिकग्निशन लिखना चाहिए था हमें। इनिशियल रिकग्निशन रिकॉर्ड कब करें, क्वेश्चन ये है कि रिकग्निशन रिकॉर्ड कब करना है। इनिशियल रिकग्निशन याद है मैंने लिखवाया था आगे 16 में, इसका मतलब क्या लिखवाया था, रिकॉर्ड कब करें। तो वहाँ क्या बोला था हमने, फ्यूचर बेनिफिट्स आर प्रोबेबल एंड कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल, तो रिकॉर्ड कर लो। सेम वही है, ये सोना का छोटा भाई है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। क्या है जी, इनिशियल रिकग्निशन कब करें। एन आइटम आप प्रॉपर्टी, और आसान कर लेते हैं, वो अंग्रेजी क्या लिखनी स्टैंडर्ड वाली। आ प्रॉपर्टी shall be recorded as an investment property if future economic benefits are probable and cost can be reliably measured reliably। तो अगर ये दो शराइत पूरी हो जाएं तो जो प्रॉपर्टी है उसको रिकॉर्ड कर लो। वही शर्तें सेम, वहाँ पे PPE के लिए था, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए। अब अगली बात, इनिशियल मेजरमेंट किस पर हो, किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करें, तो वो मैंने आपको बताया। इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी, हमेशा एट कॉस्ट, और कॉस्ट में वही परचेज प्राइस और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होंगी। इसको हम इंशाल्लाह बुक से देख लेंगे 3-4 लाइनें। सही है, समझ आ रही, समझ नहीं आ रही बेटा आपको, समझ आ रही, हाँ आ रही जी, समझ आ रही सबको, नहीं आ रही समझ, तो ऐसे से क्यों किया। अच्छा वो यूँ कर रहे थे, यस यस, ये इसका मतलब था नो, ओके। और सब्सीक्वेंट मेजरमेंट क्या मतलब होता है, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताएं। हैं, नहीं, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट का मतलब क्या होता है। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट का मतलब होता है बैलेंस शीट में किस अमाउंट पर नजर आए। जैसे रीवैल्यूएशन और कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल था ना IAS 16 में, यहाँ पे भी आपके 2 मॉडल हैं, ठीक है, कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। यहाँ पर क्या है, कॉस्ट मॉडल और, तो सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में आपने 2 मॉडल्स आपको अलाउ करता है IAS 40, ठीक है जी। एक है कॉस्ट मॉडल 100% सेम लाइक IAS 16, ठीक है। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में कौन सा मॉडल है जी, कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल में आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नजर आएगी, कॉस्ट लेस
accumulated depreciation, मतलब ये भी डेप्रिशिएट होगी बिल्कुल उसी तरह से, लेस, अब तो आपको पता है, accumulated impairment loss। यही तो वहाँ पे अभी MCQs में पढ़ के आ रहे हैं कि किस मॉडल के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी तो IAS 36 लगना है। बोलो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस मॉडल में पड़ी होगी तो IAS 36 लगना है, कॉस्ट मॉडल वाली। ठीक है, तो ये आपकी बुक वैल्यू होगी 100% सेम आपका IAS 16 की तरह से है। ठीक है, ये आपकी क्या आ जाएगी जी, बुक वैल्यू। डन जी। और दूसरा मॉडल जो है उसका नाम है जी फेयर वैल्यू मॉडल। ठीक है जी, फेयर वैल्यू मॉडल। जैसे IAS 16 के अंदर रीवैल्यूएशन मॉडल था, ये भी वैसा ही होगा। बोलो, ये भी वैसा ही होगा? भाई कह रहे हैं शायद, कतन नहीं। अगर ये भी वैसा ही होना था तो फिर फ़र्क क्या रह गया था, फिर चुप करके उसको भी PPE में ही डाल देते। यहाँ पे ये टोटली डिफरेंट है, IAS 16 के रीवैल्यूएशन मॉडल से टोटली डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमने करना क्या है, हमने पीरियड के एंड पे आकर वैल्यू, फेयर वैल्यू पे लेके जाना है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को। बल्कि ये देख लेते हैं, इधर ही लिख देता हूँ। पहले मैं ये लिखता हूँ कि ये फेयर वैल्यू मॉडल जो है, ये फेयर वैल्यू मॉडल जो है ये टोटली डिफरेंट है। कंफ्यूज ना हो जाना कभी, ये टोटली डिफरेंट है फ्रॉम रीवैल्यूएशन मॉडल, फ्रॉम रीवैल्यूएशन मॉडल ऑफ IAS 16। ठीक है जी, IAS 16 वाले रीवैल्यूएशन मॉडल से बिल्कुल डिफरेंट है। करना क्या है बहुत सिंपल काम। फेयर वैल्यू मॉडल में क्या करना है जी, सबसे पहला काम आपने पीरियड एंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को उठाकर फेयर वैल्यू पे ले जाना है। तो टेक द IP, लिख दो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, टेक द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू इट्स एट इट्स फेयर वैल्यू, टेक द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट इट्स फेयर वैल्यू। अब फेयर वैल्यू पर जाए तो फेयर वैल्यू है ना, बढ़ भी सकती है फेयर वैल्यू, कम भी हो सकती है प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो फेयर वैल्यू बढ़ेगी तो गेन आएगा, कम होगी तो लॉस आएगा। तो फेयर वैल्यू गेन हो या लॉस हो, जब आपने इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी को उठाकर लेकर आप गए हैं किस पर, फेयर वैल्यू पर, तो गेन भी आ सकता है और लॉस भी। तो उस गेन लॉस को कहाँ लेके जाएंगे, इमीडिएटली उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। अब देखो डिफरेंट हो गया ना। रीवैल्यूएशन मॉडल जो IAS 16 वाला था वो कहता था लॉस को तो P&L में ले जाओ, गेन को कहाँ लेके जाओ, रीवैल्यूएशन OCI से घुमा के रीवैल्यूएशन सरप्लस में, अनरियलाइज्ड गेन कहो। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड कहता है कि ये दस्ती P&L। अच्छा, एक फ़र्क भी है ना। हमने एक भाई ने, क्या नाम था आपका, अबरार भाई ने जो फैक्ट्री लगाई हुई है उसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट उनका है। ठीक है, वो फैक्ट्री चल रही है, वो प्लांट चल रहा है। ठीक है, और एक इनके पास इजाफी पैसे पड़े थे तो इन्होंने अपनी फैक्ट्री के साथ वाला प्लॉट खाली था ज़मीन का, वो भी लेकर रख लिया कि चलो कल को पैसे आएंगे अच्छे तो बेच दूंगा। अब मेरा सवाल, कौन सा ऐसा एसेट है जिसको अगर अभी मांगने आ जाएं, गेन रिकॉर्ड करते हुए अभी मांगने आ जाएं शेयर होल्डर्स, तो वो हमें उसके पैसे दे सकते हैं बेचकर? प्लांट तो ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर हम उसका गेन P&L में ले जाएं और शेयर होल्डर्स पैसे मांगने आ जाए तो उसी वक्त प्लांट बेच के उनको पैसे दे देंगे। उनको छोड़ो यार, बिजनेस बस खत्म करो कहानी, बेचो प्लांट और दे दो इनको पैसे। इसीलिए PPE पर जो गेन आता था, क्योंकि PPE क्या है, वो एसेट्स जिन पर हमारा बिजनेस चल रहा है, जो हमारे बिजनेस में यूज हो रहे हैं, तो उन एसेट्स का गेन P&L में इसलिए नहीं लेकर जाते कि अगर शेयर होल्डर्स मांगने आ गए तो क्या अपना बिजनेस बंद कर देंगे, सारे एसेट्स बेच देंगे। और बात समझ आई है? इसलिए उसको अनरियलाइज कह के OCI से घुमा के रियल सरप्लस में रखते थे, रिटेन्ड अर्निंग में जाने नहीं देते थे, P&L में रिकॉर्ड नहीं करते थे। हाँ, लॉस को कर लेते थे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की बात मानते हुए। लेकिन ये स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है, इजाफी पैसे आपने लगाए हुए हैं, बिजनेस आपका इस पे, इसकी बुनियाद पे नहीं है। क्योंकि अगर आपका बिजनेस इसकी बुनियाद पे है, क्या नाम है तुम्हारा, हसीब वाला बिजनेस है, तो फिर तो आप IAS 2 में रख रहे हैं इसको, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो है ही नहीं। तो ये आपने रखा हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रख दिए, पैसे इजाफी पड़े थे, साथ वाला प्लॉट अब्बा जी ने लेकर रख लिया। ठीक है, पड़ा हुआ है, या आपने लेकर रख लिया, इससे किराया कमाना चाह रहे हैं आप। किराया भी अदर इनकम होती है, आपका किराया अदर इनकम है। अगर आपका किराया मेन इनकम है तो फिर तो आप हसीब वाले बिजनेस में चले जाएंगे, उसको छोड़ें, खैर चलें, बाहर उस तरफ ना जाएं। ठीक है ना, सादा बात क्या है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक ऐसा एसेट है
जो इजाफी पैसे पड़े थे आपने यूज करके एक जमीन प्रॉपर्टी खरीद के रख ली, अब उससे किराए भी आ रहे हैं, कीमत भी बढ़ रही है, 10 साल 15 साल बाद अच्छी कीमत लगेगी तो बेच देंगे। अब अगर आप इसका गेन रिकॉर्ड करते हो पीएनएल में और शेयरहोल्डर्स आके कहते हैं नहीं दो हमें ये गेन, तो आपको कोई मसला नहीं, आप उसको उठा के बेच दोगे, आपका बिजनेस तो वैसे ही चलता रहना है, आप गेन बांट दोगे उनको। इसलिए पीपीई वाले गेन को IAS 16 ने कहा था पीएनएल में लेकर मत जाओ, लेकिन ये जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसका गेन जो है वो उन्होंने क्या कहा है, फौरन ले जाओ पीएनएल के अंदर। ठीक है, तो टेक द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट इट्स फेयर वैल्यू, एनी गेन और लॉस, ऐसे लिख दो, एनी गेन और लॉस shall be immediately taken to प्रॉफिट एंड लॉस। ये बात समझ आई? मुश्किल क्या आसान, इतना सी फर्क है। ठीक है, लेकिन एक जो धमाकेदार बात आ रही है ना, वो आ रही है, मैंने क्या कहा, ये टोटली डिफरेंट है फ्रॉम रीवैल्यूएशन मॉडल। पहली चेंज आपको क्या नजर आई? पहली चेंज क्या नजर आई? गेन भी हो तो कहां जाता है? पीएनएल में। लॉस तो पीएनएल में उसका भी जाता था, गेन भी हो तो इसका फौरन कहां चला जाएगा? पीएनएल में। ठीक है, दूसरा फर्क क्या है, रीवैल्यूएशन मॉडल में एसेट जब रीवैल्यू करते थे, फेयर वैल्यू पे लेके जाते थे, तो क्या उसको डेप्रिसिएशन फिर बाद में नहीं करते थे? करते थे, रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे डेबिट करते थे। IAS 40 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर तो कॉस्ट मॉडल पे है तो डेप्रिशिएट करेंगे, लेकिन अगर रीवैल्यूएशन मॉडल पर, फेयर वैल्यू मॉडल पर है तो इस एसेट को डेप्रिशिएट करना ही नहीं है। ठीक है, डू नॉट डेप्रिशिएट, बात तो ये होनी चाहिए थी, पहले मुझे लिखना चाहिए था, डू नॉट डेप्रिशिएट। ठीक है, और टेक इट टू फेयर वैल्यू, एनी गेन लॉस शैल बी टेकन टू पीएनएल। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर फेयर वैल्यू मॉडल, FV मॉडल लिख दो, अंडर फेयर वैल्यू मॉडल इज नॉट डेप्रीशिएटेड, इसको डेप्रीशिएट करना ही नहीं है। ओके, तो ये दूसरा फर्क। ठीक है, गेन हो चाहे लॉस हो, कहां लेकर जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे ले जाओ, गेन लॉस को पीएनएल में ले जाओ। दूसरा काम क्या करना है, इसको डेप्रीशिएट, दूसरा काम नहीं करना, कुछ और नहीं करना, इसको डेप्रीशिएट नहीं करना। ठीक है, सही है, खत्म है स्टैंडर्ड। अब छोटी मोटी बातें करेंगे इंशाल्लाह, बाकी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, आ जाए जी पेज नंबर 302 पर, क्वेश्चन नंबर 1 है। मैंने वो भाई भी उधर रखे, मैंने भी मिटाना है वो बोर्ड, ज़रा जल्दी से पिक्चर ले लें जिन्होंने लेनी है पिक्चर, जूम इन कर लें आमिर भाई, ताकि वो लिखाई सिर्फ आए। स्नैपचैट, कल स्नैपचैट पीछे बैठा हुआ था भाई, एजाज हैं बैठे हुए, बुला लें यार उनको, जल्दी से मिटा दें ताकि। अच्छा जी, अब भाई एक सवाल है, ये छोटा सा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जल्दी मिटा दें भाई। तो इसको कर लेते हैं इंशाल्लाह, 10 मिनट का सवाल है, 15-20 मिनट पड़े हैं हमारे पास, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना आज ना। बस जो बातें की हैं थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल करना है। एसेट खरीदेंगे, कॉस्ट मॉडल है तो डेप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, 2 साल की वर्किंग कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे। वही एक्सट्रैक्ट से याद आया, कल वाले सवालों में कहा था पहले एक्सट्रैक्ट्स बनवा लेंगे, जल्दी करो अगर तो ये एक्सट्रैक्ट बन जाएंगे उसके भी। ठीक है, एक्सट्रैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्सट्रैक्ट्स एकदम से यूं नहीं कि घोल के पिला दिए जाते हैं, हर टॉपिक में अलग अलग सीखने पड़ते हैं। प्रॉपर्टी IAS 16 के सवालों में अभी तक पास पेपर लेवल का एक्सट्रैक्ट एक ही था, वो मैंने अभी करवाया ही नहीं, पास पेपर 4, वरना अभी पास पेपर लेवल का कोई एक्सट्रैक्ट हमने नहीं बनाए हुए, बस छोटे छोटे सवाल करते थे तो साथ साथ करते थे, तो जाहिर है उनकी प्रैक्टिस तो होगी। 36 तो क्लियर हो गया ना कम से कम एक्सट्रैक्ट्स की हद तक, तो ये भी अल्लाह करेगा हो जाएगा। शुरू करें जी। प्रॉपर्टी, ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं यार, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस होते हैं ना, ये असल में क्लास एग्जांपल्स ही होती हैं। जैसे पहली बार टॉपिक शुरू किया होगा तो मैंने उस वक्त कहा होगा ज़रा बच्चों लिख लो सवाल, ये सवाल लिखो, ऐसे सवाल। जैसे अभी कभी आपको समझाते हुए एग्जाम्पल नहीं बना लेते, तो कोई अच्छी लग जाए तो फिर अगली बार वो किताब में डाल दी, तो इस तरह के सवाल होते हैं। इसलिए कोई कमी बेशी लगे तो मैं जो बताऊंगा वो पूरी होगी। ठीक है ना। अब प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग इज परचेज फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, परचेज फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स, ना, फिर
अबरार भाई वाली बात है, परचेज फॉर यूज इन बिजनेस नहीं। जुनेद खान के लिए, जुनेद खान वाला सवाल है, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए ये प्रॉपर्टी खरीदी है यकम जनी 11 पर, कितने की? 70 मिलियन। अच्छा, ये 70 मिलियन की प्रॉपर्टी में वो कह रहा है लैंड कितना है, ये क्यों अलग कह रहा है? अगर कॉस्ट मॉडल हुआ, इस इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कॉस्ट मॉडल हुआ तो फिर डेप्रीशिएट करना है, तो डेप्रीशिएट करते हुए पूरा 70 डेप्रीशिएट नहीं करना, सिर्फ 40 को डेप्रीशिएट करना है। लैंड डेप्रीशिएबल एसेट नहीं। अच्छा जी, उसके बाद अभी भी और गुस्सा कम करें इसको, ये मैं छुपा रहा था, इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया कि छुपा नहीं रहा। अच्छा जी, लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज 10 साल और फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 31 दिसंबर 11 पर क्या है? 95। पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 11 एंड 12 अज्यूमिंग कॉस्ट मॉडल इज फॉलोड, फेयर वैल्यू मॉडल इज फॉलोड। ठीक है, तो जो बातें ज़बानी कलाम में भी बताई हैं वही बातें आपकी यहाँ पर प्रेजेंट कर देता हूँ मैं। ठीक है, शुरू करें काम। तो सबसे पहले जनाब कॉस्ट, क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? पेज नंबर भी बता दो। 300, ओह खतरनाक सफा। क्वेश्चन 1 पेज नंबर 302। इससे खतरनाक आपका नंबर है 420 जी। पहले कॉस्ट मॉडल है, बोलो कॉस्ट मॉडल। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, कौन कौन साल है? 11 और 12 जी बच्चों। यकम जनवरी 11 पर हमने एक एसेट खरीदा, एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट, बिल्डिंग लैंड ना भाई ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, ये फर्क आया। पहले एसेट खरीदते थे तो क्या एंट्री करते थे? एस पीपी डेबिट कैश क्रेडिट, ऐसे ही है। आज क्या कह दिया आपने? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या दिया आपने? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है जी, बोलो कितने का? 70। ठीक है, उसके बाद कौन सा मॉडल है? कॉस्ट मॉडल है। तो कॉस्ट मॉडल में आपने एसेट को क्या करना है? तो 31 दिसंबर 11 आया, एसेट को आपने करना है डेप्रीशिएट, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। 70 नहीं 40। अगर दिखाना चाहो एग्जामिनर को तो लिख लेना 70 माइनस 30, लेकिन मैं फिलहाल डायरेक्ट 40 लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो 40 है बिल्डिंग पोर्शन। देखो ना, 70 की प्रॉपर्टी है, लैंड अगर 30 है तो बाकी क्या है? बिल्डिंग हुई ना। लैंड एंड बिल्डिंग में से अगर 30 की का लैंड है तो बाकी 40 की क्या है? फिर प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग ही होगी ना। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग में से लैंड 30 है तो बाकी बिल्डिंग है 40। ठीक है, तो उसको डेबिट करना है कितने साल पे? 10 साल पे। ठीक है जी, 4 रुपए की डेप्रिसिएशन जी। कुछ और करना है? क्या करना है? फेयर वैल्यू पे ले हैं। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, यस सर। अंकल क्या कर रहे हो? कॉस्ट मॉडल है, कॉस्ट मॉडल। ओके, ये निचला डिब्बा क्यों बनाया आपको क्यों बताऊं? ठीक है, चलो यूं नहीं करते, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12, फिर खरीदने की एंट्री करेंगे ना, डेप्रीशिएट करेंगे? हाँ क्यों नहीं करेंगे बेटा, क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं? किसने बोला नहीं करेंगे? किसने बोला नहीं? कैसे लग गया? ऊपर क्या लिखा हुआ है? दरमियान में लिखता हूं कॉस्ट मॉडल। अब ठीक है, खबरदार ऐसे कुछ लगा। ठीक है जी, और क्या करूं? हाईलाइट भी करूं? कॉस्ट मॉडल है जी, और कॉस्ट मॉडल पर एसेट जो होता है उसको हम करते होते हैं डेप्रीशिएट। ठीक है जी, चलो तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, स्ट्रेट लाइन मेथड, 4 और 4।
ठीक है, लो जी, ये आपका कॉस्ट मॉडल खत्म। इतनी सी बात है, ये तो कुछ नया हुआ ही नहीं पीपीई जैसा है। ऐसे नहीं IAS 16 पहले करके आते, सारा कुछ ही उस जैसा हो रहा होता है आगे फिर ना, जहां जहां पे हेल्प बड़ी मिलती। छोटा भाई है IAS 16 का ये। अच्छा, अगली बात, इसके एक्सट्रैक्ट्स ना बना ले, बोलो। चलो बनाओ फिर। प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स हैं जी, फरमाएं। जी 2012 और 2011। अब बताओ जी, पीएनएल में क्या, इधर नहीं, एंट्रीज देखो, एंट्रीज की तरफ देख लिया तो मौत है। बगैर एंट्रीज को देखे पहले सोचने, फिर उसके बाद वर्किंग किया करेंगे ना। अब बताओ जी, अगर कॉस्ट मॉडल पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पड़ी है तो पीएनएल में उससे रिलेटेड क्या जाएगा? और अगर कोई इंपेयरमेंट टेस्ट लगाते और इंपेयरमेंट आती तो इंपेयरमेंट लॉस चला जाता। ठीक है ना, रिवर्सल हो सकता था अगर इंपेयरमेंट लॉस आ चुका था और बाद में हालात बेहतर हो गए तो रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट गेन जैसी चीज, रिवर्सल ऑफ लॉस है लेकिन गेन लाइक इनकम वो आ सकता था, और तो कुछ नहीं आ सकता पीएनएल के अंदर। और अगर रीवैल्यूएशन मॉडल भी साथ चल रहा है तो रीवैल्यूएशन गेन भी आ सकता है, गेन होता है ना, वो रिवर्सल ऑफ लॉस वहां पे भी आता था। ओके, तो हमें हमारे सवाल के अंदर तो सिर्फ क्या नजर आ रहा है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 4 और 4। ठीक है, बल्कि इसको खुला डुल्ला कर लेते हैं, 12 और 11, 4 और 4। उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर क्या नजर आएगा जी? बैलेंस शीट में क्या नजर आएगा? नॉन करंट एसेट्स में जहां पर आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आता था, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आता था, वहां पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आएगा, वहीं पे FAR 2 में जाके IAS 38 आएगा, वहीं पे लीज्ड एसेट राइट ऑफ यूज आएगा। ये सारी चीज़ें नॉन करंट एसेट्स में आती हैं। ठीक है, तो आपके पास आज ज़िंदगी में दूसरी चीज़ आई, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के साथ जो आया करेगी आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो कॉस्ट मॉडल वाली है। तो 2011 की बात करें अगर, तो कितने की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी थी? 70 की। लेकिन पहले साल के एंड पर 4 डेप्रीशिएट हो चुकी, तो बुक वैल्यू ये क्या है जी? बुक वैल्यू कितनी? 60। और इधर ले आओ यार, की करी जानते हो यार, इको दफ़ा खुला डुला लिखना है। पहले मैं सोच रहा था कि आगे लिखेंगे बैलेंस शीट अलग, लेकिन ज़रूरत नहीं है, पढ़ी ना, तो ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 66, बुक वैल्यू कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड, और इसी के ऊपर इंपेयरमेंट का स्टैंडर्ड लगेगा बिल्कुल ऐसे ही जैसे IAS 16 पे लग रहा था। यानी ये बुक वैल्यू है। अगर कोई इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट आ जाती है, वो जी डैमेज हो गई हमारी, ज़लज़ला आया जी हमारी बिल्डिंग डैमेज हो गई, ओहो इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार लो, बुक वैल्यू से कंपेयर करो, रिकवरेबल निकाल कर कोई इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लो। समझ आई? ईजी है, ऐसे लग रहा है वही काम कर रहे हैं, कुछ नया है ही नहीं। ठीक है, तो बस ये 2-3 दिन में हो जाता है वैसे स्टैंडर्ड, लेकिन जाहिर है आपको पता है तसल्ली हमारी होगी तो हम आगे जाएंगे। तो 4 दिन मैक्सिमम लगेंगे इसको। तो ये कल मैंने आपको इसके अंदर ट्रांसफ़र सिखा देना है, यानी आप यूज़ बदलेंगे ना, आप अपना हेड ऑफिस बनाया हुआ था उसको खाली करके आप घर पे बैठ के काम करने लग जाएं, अपना हेड ऑफिस किराए पे चढ़ा दें, तो ये ट्रांसफ़र होता है एक काम। ठीक है, तो ये कल देखेंगे इंशाल्लाह, और परसों पे फुल फ्लैज फाइनल जो सवाल कहते हैं वो कर लेंगे। उसके बाद फिर पास पेपर तो काफ़ी सारे हैं ना, वो फिर चलाएंगे। तो वैसे 3 दिन में मैक्सिमम ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आगे 2 दिन लगे, 3 लगे, 4 लगे, जब तक पास पेपर हम जो कर सकते हैं कर नहीं लेंगे, हम उसको इसी के ऊपर रहेंगे, कोई मसला नहीं है, जल्दी कोई नहीं है, क्योंकि टॉपिक ये 3 दिन में मैक्सिमम, 2 दिन में बल्कि मैक्सिमम ख़त्म हो जाएगा। फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा, जितने दिन लग जाए मुझे उससे मसला नहीं है। बता ये रहा हूँ कि टॉपिक बिल्कुल छोटा सा है, सोने वाले भाई बिल्कुल इतना आसान है और छोटा सा है कि वो भाई सो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जी 2012 के लिए अब 2 तरीके हैं, कॉस्ट 70 लेकर माइनस 2 दफ़ा कर दें 4। ठीक है, कितना आता है? इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 66 में से 4 माइनस कर दें। क्या पसंद करेंगे? जो आपका दिल करे, 66 माइनस 4। अच्छा, नोट अगर बनेगा तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा, देख लो, पीपीई जैसा नहीं है,
नोट भी वैसे ही बनेगा, कॉस्ट यानी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और अगर इंपेयरमेंट हो तो अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट, बिल्कुल वैसे ही। और बुक वैल्यू फेस पे नजर आएगी कितनी, 62। ये जनाब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है अगर कॉस्ट मॉडल पे हो तो, ठीक है। और अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011, मेरा सवाल, खरीदते हुए क्या फर्क पड़ेगा? मॉडल सब्सिक्वेंट के ऊपर चेंज हो रहा है, इनिशियल मेजरमेंट तो दोनों की कॉस्ट पे, मतलब कॉस्ट पे ही है, उसमें तो कोई रूल नहीं था कि ये मॉडल हो तो ये, भाई इनिशियल मेजरमेंट हमेशा ही कॉस्ट पे होती है, उस चीज की फेयर वैल्यू भी वही होती है, ठीक है ना। तो इनिशियल मेजरमेंट किस पे करनी है, कॉस्ट पे। मॉडल तो सब्सिक्वेंटली जाके देखना है हमने बैलेंस शीट डेट पे कि हमने कॉस्ट मॉडल लगाना है या फेयर वैल्यू मॉडल लगाना है। तो इसका मतलब पहली एंट्री तो सैम टू सैम है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट 70 से और 70 से, ठीक है। ऐसे देखा गोली करा के अब भाग जाएगा, इतना सा नया टॉपिक आया, 10-15 आधा घंटा पढ़ाया और बस फिर चला गया। ये करता है सर, सारा कुछ हमें दे देगा आज होमवर्क में। नहीं, आज होमवर्क IAS 36 का है ना, इसलिए इस तरफ से कुछ नहीं, बस इस तरफ से यही है, ये होमवर्क नहीं देना आज 36 को पूरा आपने करना है, और फिर इंशाल्लाह 16 का साथ थोड़ा थोड़ा चलाएंगे इसके। लेकिन ये 16 तो खुद ही चल पड़ेगा ना, जब ये हो गया तो फिर जो पास पेपर 3-4 आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं वो ओपन हो जाएंगे, जब जाएंगे तो उसमें IAS 16 के चैप्टर ही IAS 16 में पड़े हुए हैं वो, ठीक है। फिर नोट हो जाना है हमने इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब ईयर एंड के ऊपर क्या करना है, ईयर एंड के ऊपर क्या करना है, डेप्रिशिएट करें पहले? नहीं, वो पहले रीवैल्यूएशन मॉडल पहले डेप्रिशिएट करके लेकर आते थे बुक वैल्यू पे, फिर रीवैल्यूड अमाउंट से कंपेयर करके गेन लॉस, ये चक्कर नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है इसमें फेयर वैल्यू मॉडल पर अगर एसेट है तो उसको डेप्रिशिएट करना ही नहीं। अच्छा, अब मेरा एक छोटा सा मशवरा है, अगर जो आपने मान लिया तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, नहीं मानेंगे तो भी मान लीजिएगा, ठीक है। वो ये है कि जब कभी फेयर वैल्यू मॉडल पर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, हालांकि बहुत आसान लग रहा है आपको, मुझे पता है, ज़बानी आप देख सकते हैं एक चीज़ कि आपका फेयर वैल्यू 70 से उठकर एसेट कहाँ पे चला गया, प्रॉपर्टी कहाँ पे चली गई है, बोलो 95 पे, तो क्या आपको गेन नजर आ रहा है 25 का? अब ज़बानी पता लग रहा है ना आपको, तो आप टार्जन बनने की कोशिश करेंगे। बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि नहीं बनना, ठीक है। एक छोटी सी वर्किंग अपने ऊपर लाजिम कर लें, जब भी कभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पर हो तो एक छोटा सा लेजर वर्किंग में बना लेना है आपने, छोटा सा लेजर साइड पे करके, ठीक है। कोई अंग्रेजियां उसमें ना लिखें, आज तो मैं लिखूंगा क्योंकि पहला दिन है, वरना वर्किंग है ना हमारी वर्किंग, तो बस ठीक है, आप छोटी सी एक वर्किंग करनी है आपने, वो यहाँ पे कर लेंगे। तो ये फेयर वैल्यू मॉडल के लिए मखसूस है एक वर्किंग, और ये वर्किंग है जनाब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे हो तो ये लेजर आपने बना लेना, ये मेरा मशवरा है आपको, ज़बानी नहीं करना। आगे सवाल जब मुश्किल होंगे तो फिर ये हेल्प कर देगा ना, ठीक है। एक आदत हो आपको, पक्की आदत कर लो, जब भी कभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, फेयर वैल्यू मॉडल हो, जैसे जब भी कभी PPE आता था और रीवैल्यूएशन मॉडल होता तो हमारी एक पक्की वर्किंग थी, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, रियल सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, बोलो। ऐसे ही जब कभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और फेयर वैल्यू पे हो तो यूं समझ लो ये मस्ट वर्किंग है, बस इसी के अंदर ही रहना है आपने, ठीक है। ओके, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। अच्छा, आज मैं डेट शीट लिख रहा हूं एंट्रीज के हिसाब से, लेकिन वर्किंग में आपने डेट शीट नहीं लिखा करनी फिर बाद में एंड पे जाके, ठीक है ना। एक आध दिन जरा, आज पहला दिन है ना, तो मुझे लेजर बना लेने दो, ठीक है। तो 1 जनवरी 11 पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट 70, कोई मसला? अच्छा, अब जरा सबकी तवज्जो चाहिए, ईयर एंड पे आपने क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, ठीक है। और वो क्लोजिंग क्या होगा, अगर फेयर वैल्यू मॉडल तो क्लोजिंग क्या होगा, नहीं क्लोजिंग क्या होगा, क्लोजिंग क्या होगा, नहीं क्लोजिंग क्या होगा, नहीं क्लोजिंग क्या होगा, क्या होगा क्लोजिंग, नहीं क्लोजिंग क्या होगा, क्लोजिंग क्या होगा, क्लोजिंग क्या होगा, फेयर वैल्यू। किसने बोला फेयर वैल्यू, ये चीज क्लोजिंग क्या होगा, फेयर वैल्यू। 75 नहीं, मुझे रूल बताओ,
मैंने क्या कहा था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को लेके जाना है, अल्लाह करे कोई 100 का नोट निकला है, तुम्हें इनाम मिलेगा। हाँ, जरा पुराना नोट है, गुजारा करो, इनाम होता है तुम्हारे लिए, तो वो फिर हलाल नहीं रहेगा, नाम उसका है। जज़ाकल्लाह भाई। भाई देखे, मैंने कहा था टेक द प्रॉपर्टी टू इट्स फेयर वैल्यू। तो क्लोजिंग डेट पर जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो क्या होना चाहिए, फेयर वैल्यू। तो कैरी डाउन पे हमने हमेशा क्या लिखा करना है इस वर्किंग के अंदर, फेयर वैल्यू। कैरी डाउन बैलेंस क्या हुआ करेगा, हमेशा फेयर वैल्यू। ठीक है, कितनी है फेयर वैल्यू, आप बताओ, 95। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने अपने एसेट की क्लोजिंग बैलेंस को जो है वो लिखा फेयर वैल्यू को। क्लोजिंग बैलेंस क्या है आपका, फेयर वैल्यू। ठीक है, डन। और बोलो अब बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है। मुझे पता है आपको ये ज़बानी 25 नजर आ रहा था, लेकिन नहीं करना ना, अगले सवालों की तैयारी कर रहे हैं। तो बेसिक सवाल है, सबसे पहला सवाल है, तो इसमें तो आसानी से नजर आ ही जाता है। जी बोलो, डेबिट साइड पर कितना नजर आ रहा है, बोलो 25। अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट बढ़ा है एसेट, और ये गेन है। एसेट का बढ़ना खुशी है, गेन है। ये इस स्टैंडर्ड में किधर जाएगा, दस्ती, फौरन, इमीडिएटली, अचानक कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो यहां पे हम लिखा करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस लिख दो, या फेयर वैल्यू गेन भी लिख सकते हो, पर प्रॉफिट एंड लॉस भी ठीक है। ठीक है, लिखना है फेयर वैल्यू गेन 31 दिसंबर 11। ले जी, पहला साल कंप्लीट हो गया। अब पहले साल के एंड पर आपने ये एसेट को उठाकर फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड किया। डेप्रीशिएट नहीं करना, बल्कि इस मॉडल में इसकी बजाय फेयर वैल्यू पर लेके जाना है, गेन लॉस पीएनएल में लेके जाना है। अब बताओ जी, एंट्री क्या हो रही है, लेजर से एंट्री भी नजर आ रही है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर है, डेबिट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, पीएनएल क्रेडिट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, फेयर वैल्यू गेन मैंने लिख दिया ब्रैकेट में। ठीक है, कितने से, इन्वेस्टमेंट नजर आ रहा है एंड वालों, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, फेयर वैल्यू गेन 25। डेप्रीशिएट नहीं करना और उठा के ले जाना है इसको फेयर वैल्यू पे। कोई भी गेन लॉस जो है वो कहां ले जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके, डन। क्योंकि फेयर वैल्यू पर जो ले गए, गेन लॉस पीएनएल में चला गया, वो वैल्यू पर ही आ गया। डेप्रीशिएट किसने, आपने पूछा, किसने पूछा, हाँ, डेप्रीशिएट इसलिए नहीं करते ना बेटा कि आपके एसेट की वैल्यू में जो रीसेंट इंक्रीज है या चाहे डिक्रीज है, वो सारा कहाँ जा रहा है, पीएनएल में। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू को क्या कम करना, हर साल के एंड पे तो हम उसको उसकी फेयर वैल्यू पे ले आते हैं, कम हुआ या ज्यादा हुआ है, जो उस रीसेंट वैल्यू पर है उस पर पड़ा हुआ है। तो फिर डेप्रीशिएट क्या करना, आज की वैल्यू पे रख दिया उसको, तो वैल्यू लूज फिर करा दें, ईयर एंड पे उसको फेयर वैल्यू पे रख के फिर वैल्यू लूज कराएं। ईयर एंड पे जो उसको उसकी करंट वैल्यू पे ले आए हैं, गेन है चाहे लॉस है, पीएनएल में चार्ज कर दिया, इसलिए डेप्रीशिएशन की जरूरत ही नहीं है। बाकी इतना जवाब काफी था, स्टैंडर्ड ने कहा है। ठीक है, लेकिन लॉजिकली समझ भी आती है बात कि ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हाँ, तो उस दिन पे ही आए जिस दिन चेंज है। हाँ, लेकिन इसमें जो कमी या ज्यादती आती है वो कहाँ ले जाते हैं, पीएनएल में। तो इसी साल की वैल्यू लूज करवा के आपने पीएनएल में लेके जाना था ना, वो वैल्यू लूज नहीं हुई, बढ़ गई। अगर ये भी अगले साल लॉस आ जाएगा तो वो उस साल के एंड पे खड़े होकर जितना इस साल का लॉस बना उस साल के अंदर चार्ज कर दिया, और उस साल के एंड पे वो फेयर वैल्यू पे फिर काहे की डेप्रिसिएशन। ठीक है, मॉडल है ना, मॉडल है। ठीक है, यही बात ठीक है। वैसे स्टैंडर्ड ने कहा है बस, तो नहीं करना तो नहीं करना, गल मुक्की। वैसे लॉजिकल भी सही है ये, ठीक है ना, वहां पर गेन लॉस दोनों नहीं जाते, वो यूज वाले एसेट हैं। ये हर वक्त रेडी टू सेल है हमारे लिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कभी भी दिल करेगा बेच देंगे। तो उसको हमने रिसेंट फेयर वैल्यू पे रखा हुआ है, जो उसका नफा या नुकसान है वो उस साल पीएनएल में चार्ज कर दिया है। पिछले साल का कोई असर इस तक आया ही नहीं, पिछले साल के एंड पे भी ऐसे ही किया था, इस साल के एंड पे ऐसे ही किया, अगले साल भी ऐसे ही करते जाएंगे। कमी है या ज्यादती है वो रिसेंट वैल्यू पे ईयर एंड पे लाएंगे, वो उसी साल के अंदर जो उसके अंदर वैल्यू के अंदर कमी या ज्यादती है वो पीएनएल में डाल दिया। ओके, हाँ जी, अगला दिन, अगला साल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012 खरीदने की एंट्री नहीं होगी, लेकिन ईयर एंड पे खड़े होकर इसको फिर फेयर वैल्यू पे उठा के ले जाना है। अब ये लेजर के अंदर तो सबसे पहला काम क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बना लेना 95। अब ये देखो ना बेटा, इधर देखो, पिछले साल में जो होना था वो पिछले साल हो चुका।
अब ये रिसेंट इस दिन की वैल्यू पे, अब इस साल के एंड पे जाके फिर देखा इसके अंदर कमी है या ज्यादती, जो इस साल का असर होगा वो इस साल में डाल तो रहे। बस ये मॉडल है। फेयर वैल्यू मॉडल में कहता है कि फेयर वैल्यू पे ले जाओ, गेन हो चाहे लॉस हो पीएनएल में ले जाओ, डेप्रिसिएशन इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप, फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 2012 पर आपने क्लोजिंग बैलेंस क्या लिखना है यहां पर, फेयर वैल्यू क्या लिखना है, फेयर वैल्यू। वो कितनी है सवाल से जाके देख लें, सवाल में हमने छुपा दिया था इसको। 31 दिसंबर 12 पर ये फेयर वैल्यू क्या हो गई है, 65। चाहे जिस वजह से मर्जी हुई है चाहे डैमेज की वजह से हुई है, इस मॉडल के अंदर ना डेप्रिसिएशन ना इंपेयरमेंट। ठीक है, क्योंकि इस मॉडल में जो भी कमी बेशी है वो हम वैसे ही पीएनएल में डाल ही देते हैं, मसला ही कोई नहीं। ओके जी, 65। अब बताओ जी क्या सूरत हाल है, इधर आ गया ओ पीएनएल। ओके एक मिनट 31 दिसंबर 2012 पर प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंसिंग फिगर डाल दो 30। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कम हो रही है, क्रेडिट एसेट हमारा कम हो रहा है, तो खुशी की बात है, गम की बात है। तो इस गम को भी पीएनएल में फेंकेंगे। ये फेयर वैल्यू गेन नहीं है, फेयर वैल्यू लॉस है, लेकिन एंट्री आपको लेजर ही करा रहा है, गलती नहीं लगेगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट और पीएनएल डेबिट। तो 31 दिसंबर 2012 पर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ये क्या है जी आज, फेयर वैल्यू लॉस, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट कितने से, 30। ठीक है जी, ये वर्किंग ज़रूरी है। आप पीएनएल वाला गेन लॉस जो है वो वर्किंग के साथ रेफर कर देंगे। ठीक है, वर्किंग 1 क्या रह गया, एक्सट्रैक्ट्स ज़रूरी हैं बनाने। अच्छा आप सोचो, ये सोचना है ज़मानी देख के, एंट्रीज जो एंट्रीज देख रहे हैं ना वो अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं, अपने मुस्तकबिल के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। ना एंट्रीज देखें ना पिछला साल देखें, दिमाग आराम से सोचवाया करें। ये बेसिक स्टेप्स अगर आप नहीं आज बनाएंगे ना तो बड़े सवालों के अंदर फिर आज ना एंट्रीज मिलनी है ना पिछला साल मिलना है, फिर मुंह उठा के बैठे होना है आपने। सुकून से सोचें। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और सवाल में कोई एक मॉडल होगा ना, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और फेयर वैल्यू मॉडल है तो सोचो, एक तो डेप्रिसिएशन जाएगी पीएनएल में, वहां पे नीचे रैप्टा लगाऊंगा अगर डेप्रिसिएशन बोला तो। फेयर वैल्यू मॉडल में तो डू नॉट डेप्रिशिएट, डू नॉट डेप्रिशिएट। अब क्या रह गया फिर, हाँ जी, अगर गेन है या लॉस है, फेयर वैल्यू ईयर एंड की फेयर वैल्यू पे लेके जाना है तो गेन है या लॉस है, कहाँ लेके जाना है। तो अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल है तो एक तो पीएनएल में जाएगा गेन या लॉस, फेयर वैल्यू गेन या लॉस, और कुछ नहीं। बैलेंस शीट में क्या जाएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बुक वैल्यू पे, फेयर वैल्यू पे, कहां पे नजर आएगी, और रीवैल्यूएशन सरप्लस भी नजर आएगा। लाइक पीपी फेयर वैल्यू पे जाता तो सरप्लस नजर आता था ना, वो और मॉडल था। ये तो गेन है या लॉस है, जाग के सुने, ये गेन या लॉस कहां चला जाया करता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो चलो जी फटाफट, पहले साल में गेन बोलो तो फेयर वैल्यू गेन, यहां पे पूरा लिखें फेयर वैल्यू गेन। ठीक है, कितना है जी, 25। और अगले साल क्या आ गया, फेयर वैल्यू लॉस। अगली लाइन में लिख दें या उसी लाइन में गेन स्लैश लॉस लिखकर आप एक ही लाइन में भी लिख सकते थे, कोई पाबंदी नहीं है, चलेगा। ज़्यादा बेहतर है, ज़रा आसान लगता है इस तरह से। उसके बाद जनाब बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स की बात करें तो ये तो उल्टा आसानी हो गई है, आपको वो बुक वैल्यू निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी क्या शो कर रही है पहले साल के एंड पर, ये देखो ना, ये लेजर का क्लोजिंग, यही बैलेंस शीट में जाना है, फेयर वैल्यू है। ठीक है, तो 95 और 60, कहानी ख़त्म है जी, बस यही आपका स्टैंडर्ड है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें आती जाएंगी, इससे ज़्यादा नहीं, इसका कोई होमवर्क नहीं, आपने बस हिम्मत करके ना यही सवाल दोबारा सुकून से बैठ के करना है। आज कोई वक्त की कैद नहीं है, लेकिन 10 मिनट वैसे काफ़ी हैं इस सवाल के लिए। ठीक है जी, और आपको मैंने होमवर्क दिया है पास पेपर 2 और क्वेश्चन बैंक 2। ठीक है, IS 36 का पास पेपर 2 और क्वेश्चन बैंक 2, आप आ जाओ आगे। ठीक है,
चलिए अगर ये 12 की ना दी होती 13 की दी होती 12 की मिस होती ये कैसे हो सकता है यार, मिस हो? वो कहता कि नहीं नहीं वो कहता नहीं, वो देता। अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो क्या हम पर्चे में छोड़कर चले जाएंगे सारा कुछ? भाई उधर रखें ज़रा, बच्चों ने तस्वीर बनानी होगी, आप आ जाएं। ठीक है, हर साल देगा जाहिर सी बात है, फेयर वैल्यू हम कहाँ से ढूंढने जाएंगे? एक मिनट 11 वाली फेयर वैल्यू बेटा, वो जब कहेगा, भाई एक मिनट, चलो ठीक है रहने दो, वो जब कहेगा तो देख लेंगे ना। ठीक है, ऐसी बात वैसे कहता नहीं है। ठीक है जी, ओके जी। ये 36 का पास पेपर 2 और क्वेश्चन बैंक 2 और ये सवाल दोबारा, और जो कमी बेशी है वो पूरी कर लेना 36 की। ओके, अल्लाह हाफिज़।